सटा हुआ है जी। इसके पहले हम संधि आप लोगों को बताए थे, तो स्वर संधि के सभी भेद आपको समझा दिए थे। एग्जाम का डेट भी निकल गया है, चलिए पता चला है, एग्जाम का डेट भी आ गया है आपका। तो टाइम सफिशिएंट है हिंदी के लिए, और सब्जेक्ट के बारे में तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के लिए सफिशिएंट टाइम है आपका। बढ़िया से तैयारी हो जाएगा और फिर सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये चल नहीं रहा है आपका, ये चालू करें। हाँ, तो आज जो है हम आप लोगों को बताएंगे शब्द। पहले आप समझिए कि हिंदी भाषा में और किन किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द के आधार पर फिर इसका हम वर्गीकरण बता देंगे, और फिर उसमें समझा देंगे कि किस किस प्रकार के शब्द जो है हमको पढ़ना है, और फिर उसके कितने भेद हैं और कहाँ से किस प्रकार से उत्पत्ति मैंने हो करके और हिंदी भाषा को मैंने हिंदी भाषा रूपी जो शब्द संसार है उसमें मैंने किन किन तरह के शब्द का प्रयोग करके हिंदी समृद्ध हुई है हमारी। क्या आवाज कभी कभी नहीं आते है आवाज? ठीक तो है, आवाज आ रही है तो हाँ। सबसे पहले तो बताए शब्द। शब्द की परिभाषा तो आप लोग पहले से जानते होंगे। शब्द की परिभाषा क्या, खड़े होकर बोलो। शब्द की परिभाषा देखो, यहाँ पे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब स्टूडेंट कुछ लोग जानता है कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के मेल से ही शब्द नहीं बनता, शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे एक शब्द है कलम, कलम में 6 ध्वनियां यहां पे मिलकर के कलम शब्द की रचना हुई है, और जिसमें क जोड़ अ, ल जोड़ अ, म जोड़ अ। अगर हम इतनी ही ध्वनियां से एक शब्द और बनाते हैं तो बनता है कमल। कमल भी एक शब्द है, कलम भी एक शब्द है, क्योंकि दोनों में समान ध्वनियां आई हैं। लेकिन अगर इसी को हम पहले ल और क और म अगर हम दे दें तो ध्वनियां उतनी ही हैं, वर्णों का मेल भी हो रहा है, लेकिन ये शब्द की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए शब्द की परिभाषा हम क्या करेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को, जिसका कोई अर्थ हो। तो लिख लीजिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कमल, और भी कोई शब्द है? जैसे कलम, कमल, और भी घर, 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 घर लिखा गया, तो ये शब्द है, लिखा गया। चलिए, शब्द को हम 4 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला आप समझ लीजिए इसको, शब्द को 4 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में वो शब्द आए हैं। तो पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर। शब्द को चार आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर।
पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ समझ रहे होंगे। उत्पत्ति का मतलब शब्द जो उत्पन्न हुआ, हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए, उसका उत्पत्ति, उसका स्रोत क्या है, वो कैसे हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध की, हमारी हिंदी भाषा में वो शब्द आए कैसे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। पहले नोट कीजिए, फिर एक एक करके बताएंगे अलग अलग। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। शब्द के वर्गीकरण का दूसरा आधार है रचना का आधार। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और इसका तीसरा भेद है योग रूढ़। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इसका तीसरा आधार है प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हिंदी के 4 टॉपिक आते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा है इसका सर्वनाम, तीसरा है इसका क्रिया और चौथा है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। इसका दूसरा आधार है प्रयोग के आधार पर वो शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, इसका दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका जो चौथा आधार है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भी 4 भेद हैं। पहला एकार्थी शब्द,
दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, इसका चौथा भेद है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। क्या बोले? नोट करो, नोट करो। इसके बाद उब रहा है स्टूडेंट जो है, संधि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ गया? तो लोगों को थोड़ा सा उब न हो इसके लिए बीच में एक टॉपिक लाए हैं और बीच में एक कारक बताएंगे, क्रिया बताएंगे, उसके बाद फिर व्यंजन संधि लाएंगे। लिखा गया। अब पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जल्दी लिखो। लिखा गया है। हाँ, आप देखिए, ध्यान दीजिए। अभी पहला हम बता रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब बता चुके हैं अभी कि शब्द के जो स्रोत हैं, जिसकी उत्पत्ति किस स्रोत से हुआ है, कहाँ से हुआ है, और उत्पन्न हो करके हमारी हिंदी भाषा को वो समृद्ध किए वो शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब एक एक करके इसको समझिए। इसमें हम पहला बता रहे हैं आपको, तत्सम शब्द है पहला। ये तत्सम शब्द क्या है, इसको देखिए। तत्सम 2 शब्दों के मेल से, पहला है तत् जोड़ सम। तत् जोड़ सम बराबर तत्सम हुआ है। इसका परिभाषा भी इसी में निहित है। यहाँ तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब समान। आपको हम बताए थे, जब हम सबसे फर्स्ट डे जब बताए थे कि हिंदी भाषा जो बनी है उसके पीछे शुरू में कौन सी भाषा थी, तो बताए थे कि वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत। उसके 3 भाग बटे हुए थे, प्रथम पालीकाल, द्वितीय पालीकाल, तृतीय पालीकाल। उसके बाद फिर अपभ्रंश बताए, अपभ्रंश के बाद फिर अवहट्ट बताए, अवहट्ट के बाद फिर प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी के बाद अभी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी के बाद का है। ठीक, तो इतने चरणों में गुजरने के बाद आज हमारी हिंदी बनी। तो सबसे प्रारंभ में वो भाषा संस्कृत भाषा थी। तो तत् का मतलब उसके, मतलब संस्कृत के, सम का मतलब समान, मतलब संस्कृत के वैसे शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे रात के लिए शब्द एक हम प्रयोग में लाते हैं रात्रि, रात्रि ये तत्सम शब्द है। दूध के लिए हम एक शब्द लाते हैं दुग्ध, ये तत्सम शब्द है। घी अभी हम प्रयोग में लाते हैं, इसके लिए संस्कृत का तत्सम शब्द घृत, जो हम घृत शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं। इसी प्रकार दही के लिए एक शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, वो है दधी। ठीक, तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं
हूबहू प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो तत् सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके का मतलब जिससे हमारी हिंदी ये निकली है, मतलब संस्कृत के समान। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए पहला तत्सम का। पहला तत्सम शब्द, पहला तत्सम शब्द लिखिए संस्कृत के वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयुक्त होते हैं, हूबहू प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में हूबहू प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में हूबहू प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, दुग्ध, घृत, दधि इत्यादि। रात्रि, दुग्ध, घृत, दधि इत्यादि लिखा गया। इसके बाद है दूसरा नंबर में तद्भव। तद्भव, ये तद्भव भी दो शब्दों को मेल से बना है। पहला है तत् और दूसरा है भव। फिर हम बाद में बताएंगे कि ये त जो है बाद में द में बदल गया है, जब व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ तत् भव, तत् मतलब फिर है उससे, और भव का मतलब उत्पन्न या बना हुआ, उससे बना हुआ, मतलब संस्कृत के वैसे शब्द जिससे उसके रूप बिगड़ करके जो शब्द बने, मतलब उससे उसकी विकृति जब शब्द में आई तो उससे जो शब्द बने वो तद्भव शब्द कहलाए। तो तद्भव शब्द जैसे रात्रि से हम रात भी प्रयोग करते हैं, दुग्ध से दूध शब्द का प्रयोग करते हैं, घृत से घी शब्द का प्रयोग करते हैं, और दधि से दही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये रात, दूध, घी, दही, ये सब जितने भी शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। ये संस्कृत के ही, तत्सम के ही बिगड़े हुए रूप हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए तद्भव की परिभाषा। लिखिए संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रयोग में लाया गया, प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दूध, घी, दही इत्यादि। रात, दूध, घी, दही इत्यादि, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब अच्छी शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छी का मतलब क्या होता है? आंख, और उसके लिए हम तद्भव रूप आंख प्रयोग में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नेत्र भी शब्द है जो संस्कृत का शब्द है, वो भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और उसके लिए भी हम आंख का ही प्रयोग करते हैं, जिसका जो तद्भव रूप है। अब इसके बाद तीसरा नंबर में शब्द है, वो है देशज। देशज शब्द, तो देशज दो शब्दों के मेल से बना, समझना इसको। देशज शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है देश, दूसरा शब्द है ज। देश का मतलब देश अपना क्षेत्र, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको देश यहाँ पे कहा गया है। और ज का मतलब होता है जन्म लेना। देश का अर्थ है क्षेत्र, और ज का मतलब होता है जन्म लेना या उत्पन्न। जो देसी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी एक शब्द है खिचड़ी, पगड़ी, लुटिया, लोटा। अब देखो ये अभी बाइक जो चल रही है
इसका हम लोग के ज़माना में, अभी तुम लोगों को शब्द नहीं सुना होगा, हम लोग के समय में उसको कहता था फटफटिया। वो फटफट की ध्वनि करता था, इसलिए उसका नाम फटफटिया बोलता था लोग। ठीक है, तो ये फटफटिया शब्द कौन बनाया? हम ही लोग बनाए अपनी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, किसी ध्वनि के आधार पर या किसी के आधार पर। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा, लिखिए क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न वैसे शब्द, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न वैसे शब्द, वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज, देशज कहलाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न वैसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी इत्यादि। लोटा, पगड़ी, खिचड़ी इत्यादि। लिखा गया। इसके बाद अगला है चौथा, विदेशज। विदेश जोड़ जा, जिस प्रकार से देश जोड़ जा हुआ उसी प्रकार विदेश जोड़ जा, मतलब विदेशी भाषाओं से जो उत्पन्न होकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वैसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में उत्पन्न हुए हों, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में, भाषाओं से उत्पन्न हुए हों और हिंदी में प्रयुक्त होते हों, और हिंदी में प्रयुक्त होते हों, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न हुए होकर, लिखिए विदेशी भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हों, विदेशी भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हों, हिंदी में प्रयुक्त होते हों, विदेशज शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे 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 स्कूल, जैसे स्कूल, स्कूल शब्द का प्रयोग हो रहा है। टेलीविजन, स्कूल, टेलीविजन लिखा गया। स्कूल, टेलीविजन। जवाब, उर्दू फारसी भाषा से आया। जवाब, 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 जवाब। मुकदमा, मुकदमा। ठीक है। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। कंप्यूटर, रिक्शा, कंप्यूटर इत्यादि। रिक्शा, कंप्यूटर इत्यादि लिखा गया। अब उत्पत्ति के आधार पर ही हम एक और शब्द का भेद बता रहे हैं यहाँ पे, वो है संकर शब्द। लिखा गया, यहां तक लिखा गया। एक है संकर शब्द। देखिए यहां संकर, संकर दो तरीके से लिखा था, एक तालब सा से
और दूसरा ये दंत स से, यहाँ पे दंत स से शब्द संकर शब्द का प्रयोग होगा। ये संकर का मतलब है कि वैसे शब्द जो दो भाषाओं से उत्पन्न हुए हों और एक शब्द बन गए हों। दो भाषाओं से में उत्पन्न हो अलग अलग, मतलब दो भाषाओं में उत्पन्न हो करके और हमारे हिंदी में वो प्रयुक्त होते हों, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? वो संकर शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एक शब्द है, एक शब्द है रफ्फू चक्कर, इस शब्द प्रयोग में आता है रफ्फू चक्कर। देखो ये रफ्फू जो शब्द है ये उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में ये शब्द आए हैं, और चक्कर शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है। ठीक, तो अरबी फारसी भाषा और हिंदी भाषा दोनों मिलकर के एक शब्द बना रफ्फू चक्कर। ये शब्द जो है वो संकर शब्द है। ठीक है, तो संकर शब्द का परिभाषा। दूसरा उदाहरण और है, सील बंद। सील बंद, यहां पे सील जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, SEAL अंग्रेजी का शब्द है। सील, सील मुहर होता है ना, तो अंग्रेजी का शब्द है। और बंद शब्द जो आया ये उर्दू फारसी का शब्द आया, तो ये सील बंद जो शब्द बना वो संकर शब्द बना। और भी शब्द है, एक शब्द है प्रयोग में आया होगा नाकाबंदी। तो यहां नाका जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है, और बंदी जो शब्द है ये उर्दू फारसी का शब्द है। तो हिंदी के शब्दों के साथ उर्दू फारसी के शब्दों को मेल हुआ यहाँ पे, और मेल करके एक शब्द बन गया जो हिंदी में प्रयोग होता है, तो वो शब्द है नाकाबंदी। ठीक है, नाकाबंदी समझ, नाका का मतलब समझते हो, जहाँ पे दो राज्यों की सीमा वहां पे मिलते उसको नाका कहते हैं, और उसको जब सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो एक शब्द बन गया नाकाबंदी। ये नाकाबंदी शब्द जो है संकर शब्द है। ठीक, तो नोट कर लो इसको, संकर शब्द। संकर शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में उत्पन्न हुए हों, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में उत्पन्न हुए हों, दो भिन्न भिन्न भाषाओं में उत्पन्न हुए हों, और एक शब्द बनकर हिंदी में प्रयुक्त होते हों। एक शब्द बनकर हिंदी में प्रयुक्त होते हों, 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 वे संकर शब्द कहलाते हैं। वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण है रफ्फू चक्कर, सील बंद, नाकाबंदी इत्यादि। नाकाबंदी इत्यादि। नाकाबंदी इत्यादि लिखा गया, हो गया। संकर शब्द के बाद अब हम दूसरे आधार पर जो वर्गीकरण किए हैं वो है रचना के आधार पर। रचना का मतलब शब्द की रचना कैसे हुई है, जो हिंदी में हम प्रयुक्त में लाते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द का पहला जो भेद है वो है रूढ़। रचना के आधार पर पहला भेद है रूढ़। यहाँ पे रूढ़ शब्द का अर्थ है, आज आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो उसमें भी रूढ़ पढ़े होंगे, रूढ़ संख्या पढ़े होंगे। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसके कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, मतलब वो अन्य टुकड़ों में जिसको बांटने पर भी कोई अर्थ न हो,
तो रूढ़ शब्द उसी को कहते हैं। जैसे जैसे शब्द है घर, तो घर शब्द का घ और र अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कलम, कलम शब्द के भी टुकड़ों अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, किसी भी टुकड़े का कोई अलग अर्थ नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार गांव, घोड़ा, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो सभी रूढ़ शब्द हैं। मतलब इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटने पर, इनके वर्णों को या शब्दों में अलग अलग टुकड़ों में बांटने पर कोई अर्थ न निकले। पहला लिखिए रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द लिखिए। वैसे शब्द, वैसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अलग अर्थ न हो, टुकड़ों का कोई अलग अर्थ न हो, अलग अर्थ न हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अलग अर्थ न हो, टुकड़ों का कोई अलग अर्थ न हो, टुकड़ों का कोई अलग अर्थ न हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे घर, कलम, गांव, घोड़ा इत्यादि। घर, कलम, गांव, घोड़ा इत्यादि लिखा गया, कंप्लीट। इसके बाद दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। ये यौगिक का मतलब ही मिला हुआ अर्थ हो रहा है। आप लोग यौगिक पढ़े होंगे साइंस में। तो यौगिक में क्या होता है, दो शब्द इसमें मिले होते हैं और टुकड़ों का, दो शब्द में अलग अलग टुकड़ों का अर्थ होता है। तो वैसे शब्द जिनके टुकड़ों का अलग अलग अर्थ हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है विद्यालय। यहाँ पे दो शब्दों के मेल से यह बना शब्द है, एक है विद्या और दूसरा है आलय। तो यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने शब्द होते हैं और प्रत्येक टुकड़ों का अलग अलग अर्थ होता है। तो और क्या होता है इसमें कि यौगिक शब्द जो है वो उपसर्ग से भी बने होते हैं। अब जैसे कि शब्द है विज्ञान, यहाँ बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग है, ज्ञान एक शब्द है। तो विज्ञान शब्द बना है। बी का मतलब विशेष अर्थ हो रहा है यहाँ पे, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, तो विशेष ज्ञान इसका अर्थ हो रहा है। ऐसे ज्ञान जो शब्द है वो रूढ़ शब्द है, लेकिन बी उपसर्ग से बने शब्द यहाँ पे विज्ञान जो है ये यौगिक शब्द हो गया। तो यौगिक शब्द उपसर्ग से भी, प्रत्यय से भी बनते हैं यौगिक शब्द। समासिक पदों की रचना भी यौगिक शब्द से हो जाता है। जैसे अब राजपुत्र, राजा और पुत्र, ये भी यौगिक शब्द है। लिखिए इसमें यौगिक शब्द, दूसरा यौगिक शब्द लिखिए। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से बने हों, दो अलग अलग शब्दों के मेल से बने हों, दो अलग अलग शब्दों के मेल से बने हों, या इनके टुकड़े करने पर, 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 या इनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का अलग अलग अर्थ हो,
या इनके टुकड़े करने पर टुकड़ों का अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। लिखा गया, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विज्ञान, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र इत्यादि, राजपुत्र इत्यादि। इसके नोट करके नीचे में लिखिए कि उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। नोट करके लिखिए, उपसर्ग एवं प्रत्ययों से बने, उपसर्ग एवं प्रत्ययों से बने, उपसर्ग एवं प्रत्ययों से बने शब्द भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों से बने शब्द भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि अपने समान अर्थ को छोड़ करके वे विशेष अर्थ प्रकट करता है। अब एक उदाहरण से पहले हम समझाएंगे इसकी परिभाषा। जैसे एक शब्द है पंकज, एक शब्द है पंकज, तो पंकज का समान अर्थ है, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेना। ठीक, तो कीचड़ में जन्म लेने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं, लेकिन पंकज का अर्थ कमल ही होता है। ठीक, कीचड़ में जन्मने वाले बहुत सारे चीज हैं, परंतु पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल ही होता है। तो ये अपना समान अर्थ को छोड़ दिया है और विशेष अर्थ ये प्रकट करता है। तो कुल मिलाकर के समासिक पद इसमें होते हैं जो अपने बहुब्रीहि समास के शब्द इसमें होते हैं जो अपने समान अर्थ को छोड़ता है और विशेष अर्थ प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पंकज ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है एक उपपद समास, बताएंगे हम फिर जब समास पढ़ाएंगे तो यहाँ पे पंकज है, एक शब्द है पीताम्बर, इसका भी मतलब समझिए। पहला अर्थ यहाँ पे शब्द है पीत, दूसरा शब्द है यहाँ पे अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र और पीत का मतलब होता है पीला। यहाँ पे पीत शब्द है तत्सम, ठीक, पीत शब्द तत्सम शब्द है और इसका पीला हुआ तद्भव रूप, तो पीला अंबर, पीत अंबर यहाँ पर अर्थ हो रहा है। लेकिन ये पीताम्बर शब्द आता किसके लिए है? ये पीताम्बर शब्द आता है किसके लिए? हाँ, विष्णु के लिए, विष्णु के लिए आता है। इसी प्रकार एक शब्द है श्वेतांबरा। श्वेतांबरा में पहला पद है श्वेत, दूसरा पद है, देखो अंबर शब्द ही मूल है यहाँ पे, लेकिन इसको जब स्त्रीलिंग बनाया गया तो इसमें हम आकारांत लगाया और श्वेतांबरा शब्द बनाया। ये श्वेतांबरा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जैसे बालक से हम बालिका शब्द बनाते हैं आ लगा करके स्त्रीलिंग, इसी प्रकार श्वेतांबर से श्वेतांबरा शब्द यहाँ पे बना है जो स्त्रीलिंग शब्द बना है। तो श्वेतांबरा का अर्थ श्वेत अंबर वाली स्त्री मतलब सरस्वती, श्वेतांबरा का अर्थ हो रहा है सरस्वती। इसी प्रकार दशानन शब्द है, दशानन, दशानन 10 आनन ये अर्थ हो रहा है, शाब्दिक अर्थ इसका है 10 आनन, लेकिन दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण। तो समान अर्थ को छोड़ करके योगरूढ़ शब्द जो है वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नोट कीजिए, योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द लिखिए, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे,
कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे पंकज, पीतांबर, पंकज, पीतांबर, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा। इसको जरा शांत रहे, बोलो तो इसको। श्वेतांबरा थोड़ा लिखा गया। दशानन, दशानन। एक शब्द है जलद, जलद का मतलब समझते हो? जलद शब्द है जलद। जलद का मतलब, जलद नहीं, कोई किसी को पता नहीं। शब्द है बारिद। बारिद मतलब, बारिद मतलब बादल। देखो यहां दोनों का मतलब बादल हो रहा है। ऐसा शब्द जब मिले तो समझना यहां पे पर्यायवाची शब्द भी है। बारी का मतलब जल और द का मतलब देने वाला, जो जल को देता हो वो बारिद है। इसका मतलब क्या हुआ? बादल। यहां भी जल जोड़ द, जलद। एक शब्द है बारिधि। ये बारिधि का मतलब, बारिधि इसका मतलब जानते हो? बारिधि का मतलब सागर। यहां धी का मतलब होता है जो धारण करता है, जल को अपने आप में जो धारण करने वाला हो वो बारिधि है। इसका मतलब क्या हुआ? सागर। तो यहां पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि अंत में द रहेगा तो इसका अर्थ होगा देने वाला अर्थात बादल, और धी जहां पे रहेगा इसका मतलब है धारण करने वाला अर्थात सागर। और एक शब्द प्रयोग में आता है पयोधी। ये पयोधी शब्द भी प्रयोग में आता है। तो पय मतलब वही जल होता है, पय मतलब जल होता है, और धी मतलब धारण करता हो। अब संस्कृत में भी इसका व्याख्या मैंने किया है। बारिः अस्मिन् धीयते इति बारिधि, पयः अस्मिन् धीयते इति पयोधि। मतलब जो अपने आप में जल को धारण करने वाला हो, जल को रखने वाला हो, तो अर्थ हो रहा है सागर। और दूसरा है जलद। जलद का मतलब जलम ददाति इति जलदः, मतलब जो जल को देने वाला हो, जो बारी को देने वाला। ये सारे शब्द जो हैं क्या है? कौन शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। यहां पे पर्यायवाची शब्द इस तरह का है, इसलिए बता दिया। लिख, नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ये चारों शब्द भी नोट कर लो। यहां पे ये दोनों का अर्थ बादल, ये दोनों का अर्थ सागर या समुद्र। लिखा गया। अब देखो इसको समझना है, ये तो अलग अलग टॉपिक ही है इतना, ठीक। यहाँ पे अब हम बताए थे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। यहाँ पे विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, वैसे शब्द जिसमें विकृति उत्पन्न हो। अब यहाँ पे पहला इसका उदाहरण है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द में विकृति उत्पन्न होता है। जैसे एक शब्द है लड़का, तो लिंग के आधार पर लड़का शब्द के रूप में परिवर्तन होकर के लड़की। वचन के आधार पर लड़का शब्द में हम लड़के शब्द बना सकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। लिंग के आधार पर वचन या वचन के आधार पर शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो संज्ञा शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है वह से हम बना देंगे उसका, उसको, ठीक, उसके लिए। इसी प्रकार मैं सर्वनाम है, मैं से मेरा, मुझको, ये सब शब्द हम कर सकते हैं। तो सर्वनाम शब्द के रूप में भी विकृति उत्पन्न हो रही है। मैं से मेरा बन गया, मैं से मुझको बन गया, मैं से मुझे बन गया, तो सर्वनाम शब्द में भी विकृति उत्पन्न होगी। इसीलिए सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द है। विकारी का मतलब क्या हुआ? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के अनुसार कोई परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। इसके बाद है संज्ञा सर्वनाम, समझ में आया। इसके बाद है क्रिया। क्रिया शब्दों के रूप में भी परिवर्तन होता है लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर। जैसे हम बोलेंगे लड़का पढ़ता है,
फिर बोलेंगे लड़की पढ़ती है, तो वहां पे पढ़ता है जो रूप है उसके लिंग के आधार पर पढ़ती है हम बनाए, वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं बनाए, तो पढ़ना जो क्रिया है इसके रूप में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। इसके बाद है विशेषण। विशेषण शब्द आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता इससे बताई जाती है। जैसे काला, काला क्या है? विशेषण है। और स्त्रीलिंग में जब हम परिवर्तन करेंगे उसके काला शब्द को तो काली, वचन में के आधार पर बहुवचन में जब हम परिवर्तन करेंगे तो काले, तो विशेषण के रूप में भी परिवर्तन हो रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये सभी जो हैं ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई विकृति उत्पन्न होती है। ठीक। इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ क्रिया विशेषण का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जो क्रिया की विशेषता को बताता हो। जैसे राम पढ़ता है और हम बोलेंगे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, स्लो, धीरे धीरे यहाँ पे, या राम चलता है, हम बोलेंगे राम धीरे धीरे चलता है। ठीक। या तेज चलता है, तो चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता धीरे धीरे या तेज है, और वो धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे सीता धीरे धीरे चलती है, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं आया। वो राम के साथ भी धीरे धीरे ही रह गया, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं उसके साथ भी धीरे धीरे ही हो गया, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आया? अविकारी शब्द के अंतर्गत। इसके बाद है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या करता है? संबंध बोधक 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, इस संबंध बताने का काम करता है। जैसे हम बोलेंगे राम ने कहा कि मैं पटना जाऊंगा, तो यहाँ पे 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। राम ने कहा एक है और की जो है वो दूसरा है, मैं पटना जाऊंगा ये दूसरा है। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की कर रहा है। की यहाँ पे समझना है कि हर्षई का प्रयोग होगा और एक दीर्घ की का भी प्रयोग होता है, ये दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं? ये जोड़ने का काम कर रहा है और ये संबंध बतलाने का काम करता है। ठीक है, बताएंगे जब कारक बताएंगे तो इसमें। तो इसी प्रकार है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या करता है? 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे राम और श्याम पटना जाते हैं, यहाँ पे और से राम और श्याम को जोड़ा गया। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक भी जो शब्द है वो क्या करता है? इसके भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे आह, हाय, ये सब शब्द जो है वे सभी विस्मयादि बोधक हैं, इनके रूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये टॉपिक में हम आपको बताएंगे क्रिया पढ़ना है आपको। ठीक, इसमें और कोई टॉपिक नहीं है, हम क्रिया बताएंगे। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम इसको बताएंगे।